अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूँ। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने लगेंगे कि क्या आपको भी महसूस होता है कि जो आपके रिश्ते हैं वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, या आपको भी अपना दिल जो है वो भारी महसूस होता है, दिल उदास रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता और आपको ऐसा लगता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये हमारा दिल छोटे होने की वजह से हो रहा है। तो फिर उसका एक ही हल है कि अपने दिल को बड़ा कर लें, अपने दिल को मजबूत कर लें। लेकिन आया ये इतना आसान है जितनी आसानी से मैं ये बात कह रही हूँ? तो कुछ इसी तरह की बात करेंगे, कुछ टिप्स आपको देंगे कि दिल को बड़ा हम कैसे कर सकते हैं। जो लोगों के रवैये, बिहेवियर्स और जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बाद में डेवलप होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं या इनको हम कैसे डील कर सकते हैं। जो मेहमान है हमारी, जनाब नाम ही इनका काफ़ी है, डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नबिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहिबा, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मसला, प्रॉब्लम जो आप देखती हैं, पेशेंट्स, क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो हमारे मुल्क का इस वक्त मसला है, हमारे मुआशरे का इस वक्त मसला है? नबीहा, अगर मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर मोटी-मोटी बात करूँ तो एक तो हमारा मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गया। और ये जो जनरेशन ज़ी है हमारी, जेन ज़ीज़ जिसको हम कहते हैं, इनका तो रिलेशनशिप के साथ कनेक्शन ही बहुत डिफरेंट जो है ना वो है, और इनकी मैरिटल रिलेशनशिप के साथ बॉन्डिंग भी या उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत डिफरेंट है। एक तो ये इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा इशू जो है वो मैं ये समझती हूँ कि ऑफ़ कोर्स हम अभी तक जो है वो शायद 80s में कहीं रहते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हम सब उसको करना तो बहुत पसंद करते हैं, मगर उनके बारे में बात करना नहीं पसंद करते, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा वेल-बीइंग है, हमारा रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सिस्टम जो है उसके बारे में हम उसको एंजॉय करना ज़रूर चाहते हैं, बट वी रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। वो नहीं होती हमारी। तीसरी जो चीज़ मैं समझती हूँ कि जो हमारी अभी के जो पेरेंटिंग के वाले इश्यूज़ जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अभी तक दे कुड नॉट लर्न के जी उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो आगे लेके जाना है। टॉक्सिसिटी जो है बहुत डिफरेंट हो गई है, और बच्चों में जो है अब एक चीज़ जो कि मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर मतलब अगर आपने हमें पैदा किया है, पढ़ाया है, तो आपने कौन-सा एहसान एहसान किया है। किया है? कौन-सा ठीक है। एहसान किया है? अ, मतलब व्हिच इज़ राइट, कोई एहसान नहीं है, बट एट द सेम टाइम मेरे ख़्याल में किसी भी इंसान की एफ़र्ट्स को आप इस तरह से जो है वो बिल्कुल भी माइनस नहीं कर सकते कि जिस बंदे ने आपके लिए अपनी रातें गुज़ारी हैं, जिसने आपकी बीमारी-सीमारी को देखा है, जिसने अपने दिन-रात की एफ़र्ट्स लगा के आपका फ्यूचर बनाने का सोचा। सो वी कैन नॉट से दिस काइंड ऑफ थिंग कि जी फिर क्या एहसान किया आपने हम पे, हमारे ऊपर ये करके। सो दीज़ आर द बर्निंग इश्यूज़ दीज़ डेज़ जो कि चल रहे हैं, और उसके ऊपर जो है हमारी यंग जनरेशन जो है, मैं ये समझती हूँ है तो बहुत क्लियर, हमारी ज़ी जनरेशन जो है वो बहुत क्लैरिटी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन एट द सेम टाइम सिंस दे आर इनटू द शिफ्ट, तो इमोशनल जो एक हमारी स्ट्रेंथ होती थी ना, वो इमोशनल स्ट्रेंथ आपको इस जनरेशन में कम नज़र आती है। इमोशनल बॉन्ड नहीं है, इमोशनल कनेक्शंस नहीं है, मटेरियलिज्म ज़्यादा है, 2 और 2 4 ज़्यादा हैं, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, लॉजिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नज़र तो आती हैं डॉक्टर आपको। ताहिरा, इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जो हमारी जेंजी है और अभी की जो जनरेशन है, वो हमारी जनरेशन से, हमारे पहलों की जनरेशन से, हमारे जो पेरेंट्स वाला वो रहा है, वो लोग उनसे तो बहुत बेहतर हैं। हाँ, कैसे? बहुत बेहतर है। कि वो तो सारी ज़िंदगी उन्होंने बर्दाश्त किया एक हुँ, दूसरे के टॉक्सिक रवैयों को, और अपनी ज़िंदगी भी उन्होंने हेल की, अपने आप को ना जाने किन किन नफ्सियाती मसाइल में उन्होंने मुब्तला किया और एक ऐसा रिश्ता निभाया जिसका कोई एंड ही नहीं है। ट्रू, तो जो ट्रू। हमारी जेंजी है, दे आर वेरी मतलब गुड इन दैट वे कि उनको पता है कि अगर ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा तो वो उससे अपने आप को बाहर पीछे निकाल करते देंगे। हैं, एग्ज़ैक्टली। इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने नबीहा बताया है, एग्जैक्टली दिस हैपन्स, इसी तरह से चीज़ें जो है ना वो होती हैं, बट एट द सेम टाइम जो है वो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जेंसीज जो हैं वो इस चीज़ पे भी रेडी नहीं हैं कि हम रिलेशनशिप को
टाइम दें, इस पे वर्क करें और इसको थोड़ा सा मे बी अगर हमारी एफर्ट से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो वी शुड मेक वर्क, वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट। वो चीज़ जो है वो नहीं नज़र आती आपको। अगर मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है एंड यू आर एज बाई माई एक्सपेक्टेशंस तो फाइन, विल बी डूइंग द थिंग्स, और अगर नहीं है तो फिर उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी वाली जनरेशन जो मिलेनियंस थे, दे वर रियली लाइक इमोशनल बहुत ज़्यादा थे। मैं तो उनको इमोशनल फूल कहती हूँ कि वो बहुत इमोशनल थे। लेकिन जेनजीज जो हैं वो अब उनमें आपको इमोशंस नहीं मिलेंगे उस तरह से जिस तरह से वो हैं। हाँ, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होगी कि उन्होंने टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं करनी, दो देमसेल्व्स में भी वो खुद भी कहीं जो है वो टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी जो है उनको समझ आ गई है कि रिलेशनशिप में नहीं बर्दाश्त करनी। बट इवन फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो लोगों का एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहना जो है उनको पसंद है। ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है इस जनरेशन का। वर्चुअल वर्ल्ड में आप देखें दूर दूर तक लोगों के रिलेशनशिप्स बने हुए। आज आपने देखा होगा अमेरिका से ख़तून आ गई शादी के लिए फ़लानी जगह, विच वॉज नॉट बिफोर दिस, इससे पहले ऐसी नहीं होती थी चीज़ें। सो इनकी कनेक्शंस जो हैं वो वर्चुअल ज़्यादा हैं, दोस्तियाँ यारियाँ वर्चुअल ज़्यादा हैं। इन रियल जो है वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो आपको नहीं नज़र तो आते। ताहिरा, क्या चीज़ शादी को डिस्ट्रॉय कर रही है, रीज़न? जो रीज़न है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं अल्टीमेटली, जो और कुछ भी डिस्ट्रॉय किस नहीं किस्म की करता। एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि रिश्ता ही ख़त्म कर रही हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली जो है ना, आपको याद होगा कि जब हम व्हेन वी वर लाइक ब्रॉट अप तो हमारे ऊपर फोकस होता कहता है दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दूसरों की बहुत ख्याल वैल्यूज और रखो, ये हाँ ऐसा। उनकी चीज़ों का ख्याल रखो। लेकिन जेंसीज जो हैं उनमें, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, दे देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनका मी जो है वो बहुत हाँ, जैसे मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट कहते है। हैं मी फर्स्ट। हाँ, विच इज़ रियली गुड, वो बहुत अच्छी बात है। मगर उस मी फर्स्ट में सिर्फ आप नहीं हैं, बिकॉज अगर आपका ही सिर्फ मी है तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ समझाना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप शादी के ताल्लुक़ में जाते हैं तो फिर आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जी अगला बंदा भी जो है वो इस चीज़ का हिस्सा, यू आर शेयरिंग, यू हैव टेकन दिस डिसीजन कॉन्शियसली, और आप शेयर कर रहे हैं। हुकअप जो है ना, इस जनरेशन का बहुत बड़ा एक मसला है। हुकअप रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और उसमें जो है वो आप ये देखते हैं कि जी मतलब एक तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मी वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, मैं सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप मीट नहीं करते हैं तो यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, वी कैन नॉट लिव टुगेदर। दूसरा जो है वो उसमें, मतलब जैसे मुझे याद है 2-3 दिन पहले ही एक बच्ची की मुझे कॉल आई, तो शी सेड के व्हाट आई कैन डू, अगर आप मुझे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके साथ। तो हस्बैंड, हाँ जी, आप मुझे फिजिकली नहीं अट्रैक्ट कर रहे। मेरे ख्याल में 22-23 साल की वो बच्ची थी, तो शी सेड मुझे नहीं अट्रैक्ट कर रहे आप फिजिकली, तो मैं क्या करूँ। कपल मुझे काउंसलिंग के लिए आए थे हाँ, दोनों थे? शी हरसेल्फ केम Okay. के जी मेरे घर वालों को ये नहीं समझ आती कि मैं एसेक्सुअल हूँ। एसेक्सुअलिटी बहुत कॉमन है जनरेशन जी में। वी कैन लिव टुगेदर विदाउट सेक्स और हैविंग द, वो जो हमारा एक अपना हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप होता है, मैरिटल रिलेशनशिप जो है उसको किए बगैर हम साथ रह सकते हैं, तो फाइन। ये एक चीज़ जो है वो डेवलप की हुई है। तो वो चीज़ें जो है इसी तरह से जो है वो मेरे इमोशंस को अटेंड नहीं किया जा रहा। मैंने घर के बहुत सारे काम जो है वो नहीं करने जो कि मेरे ऊपर बर्डन होंगे। हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो लेके आ रहे हैं, मगर उसमें मैं बहुत ज़्यादा है, जबकि मैं आप अकेले रिलेशनशिप कभी डेवलप नहीं कर सकते। तो डॉक्टर रिलेशनशिप्स ताहिरा, आर सॉरी ऑलवेज, टू कट यू हियर, लेकिन ये आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा तभी हुआ, बर्बादी तभी हुई, ख़राबी तभी हुई जब औरतों ने बोलना शुरू किया या उन्होंने अपने राइट के बारे में बताना शुरू किया? क्योंकि आदमी तो आदम के ज़माने से ही कहता आ रहा है कि मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, तुम्हारा नान नफ़का मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे अखराजात मैं पूरे करता हूँ, लेकिन तुम तो फिर भी खुश नहीं हो। औरत तब तक खामोश थी, उसने कहा, जवाब नहीं दिया तो रिश्ता चल गया, रिश्ते निभ गए। अब जब औरत आगे से रिएक्ट करती है तो मसले मसाइल शुरू होना बिल्कुल ऐसा ही है, मसले मसाइल शुरू होते हैं। बिकॉज मैं अभी परसों यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रही थी, तो मैंने उस बच्चियों के साथ ही वो था, तो आई वाज टेलिंग देम के औरतों ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है, बहुत प्रोग्रेस है उसमें, मगर जो हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए था, वो बिल्कुल वो एरिया हमारा लैक कर गया है, क्योंकि अब हमारी किसी भी इंसान के साथ रहना मजबूरी नहीं रहा, विच इज़ अनदर गुड थिंग।
हमारी मजबूरी नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के साथ रहना, हमारी चॉइस होना चाहिए, हमारी वांट होनी चाहिए। बिकॉज रिलेशनशिप्स, पिछले रिलेशनशिप्स देखें, वो उस वक़्त की ज़रूरतें थी, उस ज़माने की ज़रूरतें थी, क्योंकि औरतों को अपनी एक सर्टेन एज के बाद जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होता था, उन्होंने किसी और के साथ अपनी चीज़ें करनी थी, क्योंकि वो अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, बिकॉज इनकम उनकी नहीं होती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी वो, तो दे हैव टू हैव समबडी विद। तो इस जनरेशन का ये मसला जो है उस तरह से नहीं है कि इनको फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड करना है, मगर अभी भी जो एक चीज़ बहुत कॉमन है वो शादियों के मामले में पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं या ज़बरदस्ती अभी भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब एक जनरेशन जी का बंदा है और आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जो मर्जी कर लें, कॉन्फ्लिक्ट्स हमसे हमें कॉम्प्रोमाइज़ सिखाया गया था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सीखा, इसलिए प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा नज़र आते हैं इन रिलेशनशिप्स में। डॉक्टर साहबा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन आवर रिलेशनशिप? फिज़िकल रिलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस का होना, क्या चीज़ आप समझती हैं कि एक रिश्ते को टूटने से बचाए रखती है? एक तो प्रायोरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका इस रिलेशनशिप के साथ अपनी एक क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बॉन्डिंग है, आप इस रिलेशनशिप को कितना अहम समझते हैं, क्या ये रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी है। 3-4 प्रायोरिटीज़ ही होती हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती हमारी ज़िंदगी में, तो क्या उनमें से ये एक है? ये होना बहुत ज़रूरी है। देन रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप बेशक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं चल रहा, रिस्पेक्ट जो है वो आपने मेंटेन करनी होती है उस रिलेशनशिप की, विच इज़ नॉट देयर नाउ। काफ़ी ज़्यादा उसका फुकदान जो है वो है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। इनफैक्ट हुआ पता क्या है नबीहा, के कम्युनिकेशन के पे हमने फोकस नहीं किया, हमने अपने लोगों को बातचीत करना नहीं सिखाया, हमने उनको अपना आप थोपना सिखाया हुआ है, या सिर्फ हमने उनको अपनी मैं सिखाई हुई है, और या सिर्फ हमने उनको किसी एक जगह के ऊपर सिर्फ स्नब रहना जो है वो सिखाया हुआ है। कि आपने कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि वो की है जब आप किसी को सिखा देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बंदे की वजह से नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन के लिए आपको 2 लोग चाहिए होते हैं, एक रिसेप्टर और एक जो है जो बात कर रहा होगा, ठीक है, एक जो मैसेज दे रहा है आपको। अगर रिसेप्टर रेडी नहीं है आपके मैसेज को रिसीव करने और उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती, विच इज़ वन ऑफ द मेजर इशू के हमारे रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन के ऊपर जाके ख़राब हो जाते हैं। देन आज की जो जनरेशन है वो ऑफ कोर्स इनमें थोड़ी सी फिजिकलिटीज़ हमारे ज़माने से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। फिजिकल रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े से, मे बी वो मेकिंग आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दे स्पेंड टाइम टुगेदर, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीज़ें ही जो हैं वो हैं। तो बेसिकली जो है 4 चीज़ें मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो कंपैटिबिलिटी होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, यानी मतलब आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आप एक दूसरे को बातचीत का जवाब दे सकते हैं। शादी इज़ नॉट समथिंग कि बस आपने एक दूसरे के साथ रहना है और आपने बच्चे पैदा करने हैं। नो, इट इज़ मोर देन दैट। ये एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ अच्छा और बुरा वक्त गुजारना है, एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रोना और हंसना है, और उसके साथ 24 घंटे गुजारने हैं आपने। इट इज़ नॉट ओनली कि हमने सिर्फ बच्चे पैदा करने और अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे जाना है। नो, ये चीज़ जो है ना कि इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली लोगों ने ख़राब कर दी है, वो अच्छा, नहीं है। आपने बच्चों का भी जिक्र किया कि हम शायद उस तरह से तरबियत भी नहीं कर पा रहे हैं। दो कि पहली जो शादियां थी वो कामयाब रहती थी, बहुत सारे मेंटल इश्यूज होने के बावजूद भी और कॉम्प्रोमाइज़ के बावजूद भी वो लास्ट लॉन्ग करती थी। मेरी एक कॉलीग ने मुझे बताया, और वो मेरी मदर की एज की थी, और उनके यंग बच्चे थे, और मेरी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे बच्चे जो हैं वो कभी भी हमारा हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, गुड थिंग्स, मतलब कि कहती कि वो कभी भी उस चीज़ को वो ना देखेंगे। अगर आपने कोई अच्छी बात भी कह दी है तो बच्चे उस चीज़ को, जिसको हम रोमांस का होना कह सकते हैं शादी में, या अच्छे गुफ्तगू का होना कह सकते हैं, ये बात उन्होंने मुझे बताई कि बच्चों को तो आपने कभी भी अपना कि आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसे, आपने उनको नहीं करवाना शो। बट नाउ जैसे कि अब मैं अपनी एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे बच्चे हैं, और मैं जैसे अपने, आई बिलीव कि बच्चों को तो ये वाली साइड ज़रूर देखनी चाहिए, मस्ट है कि आप देखें कि आपका बाप
कितना अच्छा है टुवर्ड्स योर मदर। यस, और Yes. माँ किस तरह से उसका हाँ, ख्याल रख हाँ, रही है, ये बहुत और जरूरी ये है। बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए कितना देखिए अच्छा है। आपको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने नबीहा उठाया। इस पॉइंट पे जब मैंने बात की थी तो मुझे बहुत बातें सुनना पड़ी कि आप लोगों को सिखाना चाह रही हैं कि बच्चों के सामने जो है वो माँ बाप मेकआउट करना शुरू कर दें, विच इज नॉट एक्चुअली। वो ये तो मैं बहुत समझती हूँ कि एक्सट्रीम, हाँ हाँ, बहुत आप एंड इतनी तो हद अक्ल तक आपको ना होनी चले चाहिए जाए ना। बात एग्जैक्टली। हाँ, इवन गोरे भी नहीं करते यार, हाँ, गोरे भी बहुत सारी चीजों का जब पर्दा रखते बट हैं द कि जी गुड उन्होंने गुड आई नहीं। एम टॉकिंग हाँ, अबाउट द गुड गुड जेस्चर्स, जेस्चर्स यस। एग्जैक्टली। अब बच्चा जो देखता है वही करता है। अगर आपने देखा कि आपकी माँ आपके बाप की इज्जत नहीं करती, उससे लड़ाइयाँ झगड़े करती, आप भी अपने शोहर को वैसे ही ट्रीट करेंगी। अगर आपने देखा कि आपका बाप आपकी माँ की इज्जत नहीं करता, आप भी अपनी बीवी को वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपके घर में जो चीज़ है हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, मगर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, वैसे ही आप ट्रीट अनटिल अनलेस यू रीशेप योर माइंडसेट। आप खुद से करते हैं। अच्छा, अब हम करते क्या, हमारे बच्चे देखते क्या हैं घरों में? माँ बाप की लड़ाइयाँ, माँ बाप का मुंह बना के फिरना, माँ बाप का डर का होना, या अगर वो आ जाएगा तो उसने अपने मोबाइल के अंदर लगे रहना है। कोई फैमिली इंटरेक्शन नहीं है हमारा बेसिकली। तो अब बच्चे सिर्फ ये देखते हैं, उन्होंने माँ बाप देखे हैं, मियाँ बीवी नहीं देखे हुए। ठीक है। अब द अदर डे आई वाज हैविंग डिस्कशन विद समबडी, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ पे आदमी जो हैं, आप देखें कि वो शादी के बाद ज्यादा हो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। शादी से पहले उनको इतना नहीं होता, शादी के बाद वो ज्यादा खराब होना शुरू होते हैं। दिस इज बाय अ मैन। ये बात कोई आदमी कह रहा है कि होता क्या है हमारे साथ, और होता क्यों है। आप देखेंगे हमारी शादी होती है 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल की उम्र में। ठीक है। अब जब हमारा एक्सपोजर होता है तो वो औरत हमें एक्सपोज हो जाते हैं, हम हो सकते हैं वो औरत हमें पसंद ही ना आई हो जिसके साथ हमारी शादी हो गई, और अब शादी होगी क्योंकि शादी तो निभानी है, लेकिन अब एक चीज़ को हम एक्सपोज हो गए, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स देखते हैं, क्योंकि हमें अब वो चाहिए, डिफरेंट टेस्ट चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए। अब हमारी शादी खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने तो पहले कभी लड़की देखी नहीं थी इस तरह से, ना ही उसके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप था, हमारा रिलेशनशिप खराब। अब बाहर के लोग हमें अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, घर वाले बुरे लगना शुरू हो जाते हैं शादी के बाद यूजुअली। अच्छा, अब गोरे का क्या सिस्टम है? गोरा शादी उस वक्त करता है जब उसको सारी चीज़ें हो चुकी हुई होती हैं, उसने कोई 35 लड़कियों के साथ अपना अफेयर चला लिया होगा, उसको हर तरह की लड़की की अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर वो कहीं शादी का फैसला करता है, शादी करता है, और फिर वो कमिटेड रहते हैं। हमारे शादी के बाद ये वाली चीज शुरू होती है कि अब आपके गर्लफ्रेंड्स हैं, अब आप औरतों में ज्यादा, क्योंकि अब आपको औरत की कंपनी बड़ी क्लोज्ड आपने एक्सपीरियंस कर ली है, उसको टेस्ट कर लिया आपने, तो अब आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इर्द गिर्द के होता क्या है, कैसी चीज़ें। और फिर क्योंकि आप फाइनेंशियली थोड़े से सेटलमेंट में होते हैं, सेट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपके पास पैसा भी होता है, चीज़ें करते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे एक डिफरेंस है ना, कि एक्चुअली आदमियों की ज़िंदगी शादी के बाद शुरू होती है, उनकी यूथ और जवानी वाला जो टाइम होता है, वो दैट एक्चुअली लीड्स टूवर्ड्स दिस के जी उनकी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, और फिर बीवी के साथ अगर उनकी नहीं बन रही, उस तरह से एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही एक दूसरे से, तो फिर वो चीज़ें आगे जो है वो लेके जाती हैं, ख़राब करती हैं रिलेशनशिप को। ऑन द अदर हैंड जो है ना, हमारी औरतें जो हैं वो आज भी मतलब दे डोंट वांट टू लर्न अबाउट इट, कि उन्होंने अपने हस्बैंड्स के साथ रहना कैसे। यही से ठीक है, उनको अपने हस्बैंड के साथ रहना कैसे नहीं पता आज की औरत को। क्या हमने कोशिश की कि हम उनको सिखा सके, बता सके? मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करूँ क्वेश्चन को, और मेरा जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि को एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है आज के इस दौर में, 2025 में हम रह रहे हैं, और एआई में चाइना अमेरिका कहाँ पहुंच चुके हैं, दुनिया कहाँ जा चुकी है, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को हमने अलग स्कूल में भेजना है, एक गर्ल्स कैंपस में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपके घर का कल्चर, रिलीजियस चीज़ें वो सब अपनी है, लेकिन क्या आप अपनी बच्ची को तैयार कर रहे हैं कि कल की आने वाली दुनिया में वो इस काबिल हो कि एक मर्द से बात कर सके? ये मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे बचपन में भी ऐसा होता था, और उससे पहले तो सवाल ही नहीं होता था कि लड़कियों को, लड़कों को उनकी दुनिया ही अलग रखी जाती है। क्योंकि मैं जब मीडिया में आई, सो आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम माई जॉब, और मुझे इंटरेक्ट करना आया। लेकिन वो बच्चियाँ जो कि हाउसवाइफ ही रहती हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, या जो हमेशा से एक
जिनका लड़कों से कभी इंटरेक्शन ही नहीं रहता, मैंने देखा है कि उनको बात करना शायद बहुत मुश्किल पेश आती है मर्दों के साथ। आपको नहीं पता आपको अपने शौहर से कैसे बात करनी है, आपको मर्दों की नफ्सियात की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको अपने ससुर का, अपने देवर से बात करनी आपको नहीं आती है। तो जो ये एक कम्युनिकेशन का ये जो गैप समझ लें, लैक समझ लें कि हमने दुनिया ही लड़कियों की अलग कर दी, और अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि बच्चियां जो हैं वो कोएड स्कूल में मत पढ़ें। क्या हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली दुनिया के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है नबिहा, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मैं अभी लड़कों के बारे में ये बात कर रही थी कि जब आपने लड़की को एज पार्टनर, एज स्पाउस का रिलेशनशिप देखा नहीं है ना, तो फिर आप उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, आप उसको डील कैसे करेंगे, आपको नहीं पता। इसलिए आप यू मेक मिस्टेक्स। आप उसको अपनी बीवी, अपनी माँ की तरह या अपनी बहन की तरह डील करते हैं, और बीवी की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं माँ और बहन से, ठीक है। देन सेम गोज फॉर द गर्ल्स, जो कि जैसे आपने कहा कि अब एजुकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे, अब अक्सर पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद बच्चे ख़राब हो जाते हैं को एजुकेशन के अंदर, विच आई थिंक सो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं। हाँ, आपने अगर उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी की हुई है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, तो बच्चे कहीं पे भी कभी नहीं ख़राब होते। बच्चे अमेरिका जाके भी नहीं ख़राब होते, वहाँ पे भी क्लब्स में नहीं जाते। तो बात ये कि आपने तरबियत कैसे की है। अब आप अपनी तरबियत को कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप अपने बच्चे के बिगड़ने के ऊपर सवाल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चियां या बच्चे दोनों ही जो हैं वो, आप देखेंगे कि उन बच्चों में जो कि को एजुकेशंस में पढ़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होती है। उनका आपको जो है फ्रस्ट्रेशन बहुत कम नजर आएगी। उनकी, हाँ, उनके लिए लड़के नहीं होते, नॉर्मल है, नॉर्मल बात है, मतलब उनके लिए उनके क्लास फेलोज हैं, जैसे लड़कियां उनकी क्लास फेलो हैं, वैसे उनके लड़के क्लास फेलो हैं। वो जो एक, हाँ जी, वो मूवीज में दिखाया था ना कि वो सांसें तेज हो जाना, और वो नहीं होता, वो वाला फिल्मों में ही वो एग्जैक्टली। मैं कुछ दिन पहले जो है ना बहरीन में मेरा एक क्लाइंट था, बहुत यंग बच्चा, तो उसने मुझे, मैंने उससे पूछा कि अच्छा क्या चल रहा है, तुम्हारी कोई फ्रेंड्स हैं? तो उसने कहा हाँ जी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी स्कूल के अंदर, और हम जो है वो मतलब एक दूसरे की तरफ आना जाना, और हमारी पेरेंट्स को पता होता है, और हम बहुत बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मतलब वो जो एक हॉ वाली चीज है ना, वो खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है जब आपको एजुकेशन में जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए खत्म नहीं होती जिन्होंने औरतों और लड़कियों को पहली दफा, या मर्दों और लड़कों को जो है पहली दफा इतने करीब से देखा होता है कि उनके साथ बैठ के आपकी डिस्कशंस हो रही हैं, आप एक स्टडी रूम को शेयर कर रहे हैं और बातचीत चल रही है। तो उनके लिए वो नहीं होता, मगर उनके पीछे फिर उनका ब्रॉटअप है। जब आपने बहुत ज्यादा चीजों को हवा बनाया हुआ है, आदमियों को बहुत हवा बनाया हुआ है कि ये पता नहीं कितनी को खतरनाक चीजें हैं, आपने इनके पास से भी नहीं गुजरना, ठीक है। ये सिखाया जाता है हमारी बच्चियों को, और उधर से लड़कियों के बारे में ये सिखाया जाता है कि जी ये तो तुम इसके पास भी जाओगे गले पड़ जाएगी तुम्हारे। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे ब्रॉटअप का हिस्सा कहीं ना कहीं होती हैं, जो फिर आपकी उन कॉम्प्लेक्सिटीज को जो बाद में रिलेशनशिप्स में अपनी लाइफ में लोग फेस करते हैं, वो आती हैं आपकी पिछली जिंदगी से ही है, जो कि आपका चाइल्डहुड होता है, वहीं से ही चल रही होती हैं। सो को एजुकेशन मैं ये समझती हूँ कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है अबाउट ऑपोजिट जेंडर। बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग इसलिए देती है कि आपके अंदर से वो एक जो खौफ होता है ना कि ये आदमी है, ये औरत है, मतलब आपको अपनी बाउंड्रीज बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाती हैं। आपको पता होता है कि मेरा ये दायरा कार है। आप देखें उन बच्चों को, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि उनकी लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं, और उन्होंने की लिमिट्स में बैठ के अपने जो उनके लड़के क्लास फेलोज हैं या लड़कियां क्लास फेलोज हैं उनके साथ बातचीत करनी है या कुछ होना है। आप देखिए इवन हमारे टाइम के ऊपर भी जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, तो हमारे क्लास फेलोज के साथ कभी भी हमें ये नहीं लगा था कि ओहो ये तो पता नहीं क्या एक अजीब सी डिफरेंट मखलूक जो है वो आ गए। हम उनके साथ कंफर्टेबल होते थे क्योंकि वो हमारे क्लास फेलोज होते थे, वो हमें अपने ही जैसे लग रहे होते थे, दे वर नॉट मच डिफरेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है बेसिकली, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इन चीज़ों से कि औरत को कैसे डील करते हैं, मर्द को कैसे डील करते हैं। विच इज़ वाई मैं समझती ये हूँ कि हम लेटरल एज में भी जाके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जिसमें आप देखें ना, जब आप अपनी सर्च को देखेंगे, इंटरनेट ट्रेंड्स को जब आप देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा सवाल कौन से सर्च किए जाते हैं? आदमियों को कैसे डील करना है और औरतों को कैसे डील करना है, ये सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले सवाल। आप अपने घर का भी एनवायरनमेंट इस तरह का रख सकते हैं कि आप उनकी तरबियत और बच्चों को ग्रूम कर सकते हैं। बहन भाई है, मुझे एक बड़ी नई बात सुनने को मिली, एक मेरी कॉलीग ने मुझे बताया कि उनके बच्चे
ग्रोइंग एज में ये बड़े हैं, बेटी शायद गालिबन 8-9 साल की और बेटा शायद 13-14 साल के है। तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी खातून से ये बात सुनी, मुझे थोड़ी सी डिफरेंट भी लगी, बट देन आई थिंक कि नहीं ये अच्छा काम कर रही हैं। उनका मैंने अपने बेटे को हर लिहाज से ग्रूम किया है और उसको बताया है कि जो ख़वातीन है उनकी फर्टिलिटी जो है वो किस तरह से होती है और मंथली साइकिल बच्चियों का क्या होता है। मैंने कहा तुमने बताया? कहती है हाँ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि उसकी बहन भी है एक। हाँ और बिल्कुल। उसकी बहन है और कल को वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहां पे लड़कियां होंगी, तो हाँ वो घर से किसी तरह के वो शेम ना अपनी बहन को करे ना अपने नहीं साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट्स को करे। तो एग्जैक्टली ये कोई ऐसी चीज नहीं है, नहीं एक देखिए कुदरती निजाम हम छुपा रहे हैं दुनिया है से, बिल्कुल हम एजुकेट नहीं नहीं कर कर रहे और पा हम रहे करें हैं। उसने ये हाँ बात कर दी। एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि 2 दिन पहले जब मेरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, बच्चियों के साथ था, सिर्फ बच्चियों के साथ था वो, हालांकि वो को एजुकेशन ही है लेकिन वो बच्चियों के साथ था। तो इवन बच्चियां अपने पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी कि मतलब ये तो हमारी चीज़ है ना यार, हाँ हमसे ताल्लुक़ रखती है, बड़ी हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बिल्कुल ज़िंदगी की। मतलब हमारी बच्चियां इस चीज़ के बारे में बात करने में भी कंफर्टेबल नहीं नहीं है। है। आप ये देखें कि कोई औरत जो है, मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। कोई औरत अनमैरिड जो है, आज उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाए, उसको कोई सिस्ट बन जाए, आप उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे? इतने इश्यूज बन जाते हैं कि जी उस बच्ची के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। उस बच्ची को जी आप अजीब नजरों से देखना शुरू कर देते हैं कि उसके पीरियड्स मिस हो जाएं, तो आप उसको एक क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। आपने इतना डर और खौफ उसके अंदर डाला हुआ कि दैट शी कैन नॉट टॉक अबाउट द थिंग्स। इसी तरह से जो है लड़का जो है, अगर वो किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम में से या किसी कॉम्प्लेक्सिटी में से गुजर रहा है, तो वो नहीं बात कर सकता, अपने फ्रेंड से भी नहीं कर सकता उतनी आसानी से, ना ही अपने अब्बा ने ऐसा कोई माहौल दिया हुआ है कि जहाँ पे बेटा अपने बाप से जाके बड़े आराम से अपनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई सवाल उसके दिमाग में आ रहा है वो कर ले। ठीक नहीं पॉसिबल है। तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब, आप क्या समझती हैं कि हमें अपने बच्चियों की जो काउंसलिंग है या हमें कैसा अपना एक बॉन्ड रखना चाहिए और उनको हमें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? अगर एक बच्ची 10, 11, 12 साल की है तो हमें उसको कैसे समझाना है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे या जो मंथली साइकिल है ये कैसे होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या होगी? और इसी तरह लड़कों के लिए क्या बाप का बॉन्ड जरूरी है या माँ अपना बॉन्ड बना सकती है बेटे के साथ? कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो इस टाइम पे आप समझती हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए? अच्छा, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना नबीहा, मैं एक क्वेश्चन देने लगी हूँ अभी, और ये क्वेश्चन ये है कि हम जब कहते हैं ना कि बच्चों के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए, तो बच्चों के तो हम दोस्त बन जाते हैं मगर हम बच्चों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, विच इज़, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हम बच्चों के दोस्त बन जाते हैं मगर हम बच्चों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अक्सर माएँ आपको नज़र आएंगी बेटियों के साथ अपने ट्रॉमास की बात करते हुए, अपने दुख सुख उनके साथ शेयर करते हुए। जब आप अपनी बेटी के साथ अपने दुख सुख शेयर करेंगी तो आपकी बेटी के पास ये मार्जिन नहीं रहेगा कि वो अपने दुख सुख आपसे शेयर करे, कभी नहीं करेगी वो बच्ची। वाई? क्योंकि आपने उसको वो रोल दे दिया है जहाँ पे वो आपको तसल्लियाँ दे रही है। शी इज़ ट्राइंग टू बी योर मदर। तो दिस इज, वी रियली नीड टू लुक इनटू दिस कि हमने बच्चों का दोस्त बनना है। बच्चे हमारे बच्चे ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हमारे बच्चे ही हैं। और मैंने ऐसी बहुत सारी माएँ देखी जिन्होंने अपनी बच्चियां खराब कर दी हैं ये करके, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि अपने दुखड़े, अपनी सारी चीजें, अपने ट्रॉमास तुम्हारा बाप ऐसा है, एग्जैक्टली, दुख अब सास, तुम्हारी दादी बेटा ऐसी हैं, आपकी फुफ्फो ऐसी हैं, तुम मेरे साथ सलूक इस तरह का रहा, फलाना रहा। दिस इज वन ऑफ द, मैं कहती हूँ, डिजास्टर जो आप अपनी बच्ची के साथ कर रहे हैं। यू शुड नॉट डू दैट। उसको आपसे शेयर करना है, उसको इन्वायरमेंट दीजिए। आप अपनी सहेलियों से बात करें, आप अपनी माँ से बात करें, आप अपनी बहन से बात करें, अपनी बेटी से अपने दुखड़े ना शेयर करें। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि आप अपनी बेटी के अंदर इनग्रेन कर रही हैं मर्द के एक रोल को, जिसकी नज़र से बेटी कल जाके बाकी मर्दों को इवेल्युएट करेगी और अपना रिलेशनशिप भी वैसे ही खराब करेगी। ठीक है, तो इसलिए कीप इट इन योर माइंड। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के दोस्त हैं, बच्चे आपके दोस्त नहीं हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। एंड इवन वो आपके ट्रॉमास के भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके ट्रॉमास को सुनना भी उनका काम नहीं है। फॉर गॉड से कि अपने बच्चों पर रहम करें आप लोग। यस, तरबियत उस स्टेज के ऊपर कैसे करनी है, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करती हूँ कि वो जो जिसको कहते हैं ना, खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की आंख से, ये हमेशा रहना चाहिए। बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप जितने मर्जी उनके दोस्त हैं, बट देयर इज अ बाउंड्री।
ये माँ है, ठीक है। अब जब आप ये बाउंड्री खत्म कर देते हैं, विच इज हैपनिंग दीज डेज, ये बाउंड्री खत्म हो रही है। और वो बाउंड्री खत्म क्यों हो रही है, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि आप अपने दुखड़े उसके साथ बोल रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी वो बाउंड्री जो है वो खत्म हो जाती। जब बाउंड्री खत्म हो जाएगी तो फिर आपका पर्दा नहीं रहेगा, पर्दा नहीं रहेगा तो इज्जत भी नहीं रहेगी। तो फिर आपको तू तड़ाक करके, आपके तो अपने साथ इस तरह कुछ होता रहा, आप हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगी, आपके अपने, ये चीज़ें होना शुरू हो जाती। सो बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को समझने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको समझाने के लिए हमें उसके लेवल पे जाना है। हमने बच्चे को अपने लेवल पे नहीं लेके आना। हम उम्मीद ये करते हैं कि बच्चे जो है ना वो हम उनको, आप देखें तुम इतनी दफ़ा मैंने समझाया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। भाई आप 30-35 साल के इंसान, वो 4-5 साल का बच्चा है, मतलब what the hell? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4-5 साल या 10-12-15 साल की लड़की से एक 40 साल की औरत, 35 साल की औरत क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसको समझ आ जाए। आप उसको समझाते हैं कि जी तुम्हें पता नहीं कि इज्जत का कैसे ख्याल रखना पड़ता है, अपनी बाउंड्री आपने सिखाई होंगी तो जरूर पता होगा, और अगर आपने अच्छे तरीके से सिखाई नहीं है तो उसको नहीं पता। अगर यानी यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक बच्चे से बात कर रहे हैं एंड यू हैव टू गो डाउन टू हिज और हर लेवल। फिर आप उसको बताइए कि अच्छा अब जैसे आप बड़े हो रहे हो, जैसे अभी आपकी ग्रोइंग एज है, आपको कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में अभी भी महसूस होते होंगे, जैसे जिसमें आपको लगता होगा कि चेस्ट में थोड़ी थोड़ी पेन हो जाती है, सख्ती सी गिल्टियाँ सी फील होती हैं, अंडर आर्म्स में बाल आना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी जो है वो हेयर जो है वो होते हैं आपको। नॉर्मल होता है मेरे बेटे, ये हम सबके साथ होता है, सबके साथ, सब औरतों के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी जो है चेंजेस आना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये निशानी होती है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। और इसमें से हर औरत जो है वो गुजरती है। विद टाइम जो है ये चीज़ें और भी ज़्यादा होती जाएंगी, लेकिन आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल है। हाँ, इसको डील कैसे करना है, इसको डील इस तरह से करना है कि अगर आपको लग रहा है कि लूज शर्ट पहन लें, कुछ और अगर आपने करना है, दुपट्टा अगर स्कार्फ लेना है गले में वो लो, जिससे आपको एक थोड़ी तसल्ली जो है वो रहे। और इसी तरह से छोटे बच्चों के, क्योंकि आजकल अंडरगारमेंट्स आपको मिलते हैं, बी केयरफुल कि आप वो कैमिसोल्स काइंड ऑफ बच्चियों के जो होते हैं, ब्लाउजेस काइंड ऑफ, वो उनको जल्दी एज में जो शुरू करवा दीजिए, ताकि वो खुद भी शाइनेस में ना जाएं, शेम में ना जाएं, और वो कंफर्टेबल रहें। ब्लाउजेस 8-9 ईयर्स की एज के ऊपर उनको पैंटीज और जो है ब्लाउजेस, उनकी आदत थोड़ी सी जो है वो डालना शुरू करें, ताकि उनका एक बिहेवियर पहले से ही बन जाए कि ये करना होता है। फिर उसके बाद जो है जैसे ही वो 10-11-12 साल की उम्र में, हमारे यहाँ पे 10 से 12 साल तक की उम्र में बच्चियों को पीरियड्स हो जाते हैं। देन स्टार्ट टेलिंग हर कि एवरी मंथ जो है हर औरत जो है ना वो ब्लीड करती है, और वो ब्लीड जो है वो कुछ ख़ास अयाम में ही करती है, एवरी मंथ करती है, सेट डेज होते हैं, और उसमें कुछ लोगों को कम ब्लीड हो सकता है, कुछ को ज़्यादा ब्लीड हो सकता है, मगर वो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ज़ख़म हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, या कुछ गलत हो गया है, कोई चोट लग गई है। नो, एक नॉर्मल फीमेल बॉडी का प्रोसेस है, और ये निशानी है कि आप बड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है वो हो रहा है। और फिर आप थोड़ी सी, अगर वो ज़्यादा समझदार आपको लगता है कि है, आप उसको बताइए कि ये आपके इंटरनल सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ है, उसको क्लीन अप करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए ये सिस्टम एवरी मंथ जो है वो रन होता है। और जब वो स्टेज आ जाए तो उसको आपने पहले से, उसकी स्टेज आने से कुछ देर पहले ही ठीक आप उसकी बैग में एक पैड जो है वो रखना शुरू कर दें, और उसको बताना शुरू करें कि किसी एक दिन ऐसा हो सकता है, घबराना नहीं है आपने, दैट इज़ नॉर्मल, ये मैंने रख दिया है। कोई गुड़िया लीजिए, उस गुड़िया के ऊपर उसको आप वो जो लगाना है, पैड लगाना, पैंटी पहनना, उसको सिखाइए ताकि उसको समझ आ सके। और ये काम और भी आसान हो सकता है कि अगर आपके घर में 2-3 बच्चियां हैं तो उन 2-3 बच्चियों को एक साथ खड़े होकर उनको एक ही दफ़ा में जो है वो आप सिखा सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे से इनकरेज हों कि अच्छा ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। और फिर आप दोनों में से किसी एक बच्ची से ये पूछ भी सकते हैं कि अच्छा ये मुझे करके बताओ कि किस तरह से, फिर वो बाकी बच्चे जो उससे समझ सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन टीच योर किड्स कि उन्होंने अपनी बॉडी चेंजेस को जो है वो हैंडल कैसे करना है। और यही हम कहते हैं कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन है। कोई एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन खुदा न खास्ता बच्चों को कोई गलत चीज़ें सिखाना नहीं होता, उनको उनकी बॉडी के बारे में अवेयर करना होता है, उनको उन ट्रॉमास के बारे में। कल मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से एक जो है एडवांस्ड थेरेपीज़ में कोर्स कर रही हूँ,
वहाँ पे क्योंकि मैं सेक्सुअल थेरेपीज में ही वहाँ से हम्म, कोर्स कर रही हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने एक खातून जो थेरेपिस्ट थी, शी शेयर्ड हर स्टोरी, जो कि मेरे लिए दैट वाज एन आई ओपनर। तो शी सेड कि मैं कैथलिक हूँ, मतलब मैं क्रिश्चियन थी, और मेरी माँ ने मुझे मेरे पीरियड्स के ऊपर उतना मुझे शर्मिंदा उसने किया, इतना मुझे शर्मिंदा, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो ट्रॉमा था। और शी सेड कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा लड़की होना ही मेरी माँ के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये उनके लिए एक ऐसा शायद स्टिग्मा है कि वो क्या है। और शी सेड कि मैंने सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से गुजारी, अब तो मैं खुद एक थेरेपिस्ट बन गई हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने हील हम्म, कर लिया या मैंने सीख ली इन चीज़ें, लेकिन इट हैज़ हॉन्टेड मी येट। मैं अपने पीरियड से अभी से कुछ देर तक, शी सेड कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ, बिकॉज किसी ने एजुकेट ही नहीं किया, किसी ने बताया ही नहीं कि इनको हैंडल कैसे करना है। एंड ये बात की गोरी बता रही है कि ये चीज़ ये उसने, ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ, एक जो ये इशू हर जगह या पे, ये बहुत ज़्यादा इशू। यस, अब आपको दुनिया में बाकी जगहों पे कम, लेकिन हमारा ज्यादा यहाँ वहीं पे पे ही अभी वहीं तक पे हम है, बैठे हुए हैं, हम उतना इम्प्रूव नहीं कर नहीं पाए। किए। सो वी रियली नीड टू मेक द थिंग्स नॉर्मल। डॉक्टर जिन साहब चीज़ों को अल्लाह ताला ने नॉर्मल हम्म, बनाया हुआ है ना यार, मतलब पीरियड्स आर नॉर्मल, इट ठीक इज़ है विद एवरी फीमेल। डॉक्टर आपकी बॉडी में आने वाले जो चेंजेस हैं, लड़कों के जो प्यूबिक हेयर जो होते हैं, बच्चों के, लड़कों के नॉर्मल हैं। हम इन नॉर्मल चीज़ों के बारे में लोगों को जब शेम इंड्यूस करना हम्म शुरू करते हैं ना, हंस हंस के खुद बताते हैं उनको, हम्म खुद भी नहीं कॉन्फिडेंट होते कि उनके साथ बात कैसे करनी है, हंस के खुद उनको बता रहे होंगे, और वो खुद भी बेचारे फिर कहते हैं कि शायद कोई ऐसी बात हो रही है जिसपे हंसना है या शर्माना है। हम्म, सो पेरेंट्स को बड़ी ज़रूरत है कि बड़े कॉन्फिडेंट होके वो करें। ठीक यस, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ब्यूटीफुल माइंड्स में हम पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, उन्होंने अपने बच्चों को एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन कैसे देनी है, और बेहतरीन ट्रेनिंग उन्होंने कैसे करनी है। वहाँ पे हमारे ये कोर्सेज होते हैं, बच्चों और बच्चियों के लिए भी होते हैं और पेरेंट्स के लिए भी होते हैं। डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है सेक्स एजुकेशन के हवाले से स्कूल्स में जो है वो बच्चों को अवेयर किया जाए या एजुकेट किया जाए, आप समझती हैं कि इसकी ज़रूरत है या ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से पेरेंट्स को ही करनी चाहिए? और हम अगर स्कूल्स की बात करते हैं तो जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया यही उसमें शामिल होंगी। ऑब्वियसली हाँ, बहुत हमारे यहाँ लोग फौरन एक्सट्रीम पे जाके सोच लेते हैं जब वो ये वर्ड सुनते हैं कि ना जाने क्या बताने जा रहे हैं। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि ना जाने क्या बताने जा रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि आप पहले कुरान को खुद पढ़ लीजिए। हम्म, आपको नज़र आएगा कि जो बातें मैं कह रही हूँ, हम्म, ये सब कुरान का हिस्सा हैं, और कुरान औरत के हैज़ के बारे में बात करता है, हम्म, और सूरा बकरा में ही उसकी बात होती है। कुरान ही उसके महरम नामहरम चीज़ों को, और वो महरम और नामहरम हैं क्यों, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। 7 साल की उम्र के बाद बच्चे ने माँ के साथ नहीं सोना, ये कुरान एक्सप्लेन करता है। दोपहर के वक्त आपने दरवाज़ा नोक करके जाना, ये कुरान एक्सप्लेन करता है। मियाँ और बीवी हम बिस्तरी किस तरीके से कर सकते हैं, ये कुरान हम्म, एक्सप्लेन करता है। अगर आप कुरान को तर्जमे से पढ़ तो लेंगे, बहुत कुछ समझ आ तो जाएगा। आपके ये सवाल जो अभी आपने मुझसे किया कि पता नहीं क्या सिखाने लगेंगे, तो आपका तो दीन आपको इन चीज़ों के बारे बिल्कुल। में बताता है। हम्म, तो आप, ये तो काम ही नहीं होना नहीं चाहिए कि होना चाहिए स्कूलों में चीज़ें इस तरह से हों, हमारा तो हमें कि दीन पहले चीज़ें हम बता देता खुद है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, जब हम खुद उसके बारे में सीख सीख जाएँगे, जाएंगे। और हमारे घर का कल्चर ये होगा कि यस। हम अपने बच्चे को कुरान को तर्जमे से पढ़ाएँ, तो अगर आपका बच्चा 4 साल का कुरान को तर्जमे से पढ़ना शुरू करेगा, तो उसको 4 साल की उम्र में सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। डॉक्टर साहिबा आपने बच्चों की तरबियत के हवाले से और कौन सी चीज़ें किस एज में उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो आपने बताया। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स योर सेइंग ऑन मैरिटल रेप एंड हाउ टू एनकाउंटर दैट? देखिए, मैरिटल रेप जो है ना, ये एक बड़ी न्यू टर्म है, और मैरिटल रेप जो है इसको समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको समझना कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि देखें, एक चीज़ जो है ना नबीहा, मैं कुछ चीज़ों में औरतों के साथ हूँ, कुछ चीज़ों में मैं उनके खिलाफ हूँ, कुछ चीज़ों में मैं मर्दों के साथ हूँ, और कुछ चीज़ों में मैं उनके भी खिलाफ हूँ कि ये जो गलत है वो गलत है। मैरिटल रेप जो है वो तब है जब आप अपने, मतलब ऑफ कोर्स है, तो इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है कि जब आपकी मर्जी के बगैर आपसे सेक्स जो है वो किया जाता है। हस्बैंड अपना ताल्लुक जो है, अज़दवाजी रिश्ता कायम करने की कोशिश करता है, हम बिस्तरी करने की कोशिश करता है आपकी मर्जी और इजाज़त के बगैर, तो उसको हम मैरिटल रेप में डाल देते हैं कि जी वो मैरिटल रेप जो है वो हुआ है। ये इस तरह से एक्सप्लेन होता है। बट लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान में जो इस वक्त चीज़ें हैं ना, वो इस तरह की हैं कि औरतों को, अगर पूरी दुनिया में भी ऐसे हैं मगर पाकिस्तान में थोड़ी सी ज़्यादा है। पूरी दुनिया में मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूरी दुनिया में भी औरतों के बिहेवियर्स हैं,
सिर्फ पाकिस्तानी औरतें जिम्मेदार नहीं। अब पाकिस्तानी औरतों का मसला ये क्योंकि उनकी सेक्स एजुकेशन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। आदमी तो कहीं तक के खा के, कहीं से पूछ के, कुछ करके, किसी से डिस्कशन करके अर्ली एज में एक्सपोज हो जाते हैं अच्छी या बुरी हमारे चीजों यहाँ से। तो माँ भी बेटी को कुछ नहीं बताती नहीं बताती, हमारी कोई सेक्स एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है। अब जब हमारी सेक्स एजुकेशन है नहीं, मगर सेक्स एजुकेशन के बारे, सेक्स जो है उसकी नेगेटिविटी के बारे में हमारे यहाँ बहुत स्लोगन्स हैं, बहुत पैगामात। बच्ची को आप सिखाते हैं कि आप सेक्स नहीं कर सकते, विच इज राइट, यही सिखाना चाहिए। मगर आप कहाँ कर सकते हैं, ये कब हो सकता है, ये ताल्लुक हलाल कब होता है, हम ये कभी इसके बारे में बात नहीं करते। इवन उसके बड़े होने के ऊपर भी, जब वो अपनी शादी की एज तक पहुंच जाती है, तब तक भी औरतों की कोई एजुकेशन नहीं होती। एंड देन जो है फिर सेक्सुअल डिजायर, क्योंकि बात ही नहीं कभी की, ये सोचा ही नहीं कि ये मेरे लिए भी है या मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या मेरी भी डिजायर हो सकती है सेक्स के ऊपर या सेक्सुअल चीज़ों के ऊपर, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर। जो लड़कियां बातचीत करती हैं उनको आप बदकिरदार लड़कियां समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप उनको अजीबोगरीब किस्म की नजरों से देखते हैं, हालांकि वो अपनी क्यूरोसिटी को एड्रेस करवाना चाह रही होती हैं, कुछ ऐसी चीज होती है, मगर आप नहीं इजाजत देते उनको कि वो बात भी करें इस बारे में। अब जब आपने इसको सिखाया नहीं है, ये मैं आपको अपने क्लाइंट्स की रुदाद सुना रही हूँ इस वक्त, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ये मेरे क्लाइंट्स की रुदाद है कि आपने हमें कभी इजाजत नहीं लड़के से बात करने की नहीं दी। आपने कभी हमें सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होता है, उसके बारे में आपने कभी हमें बताया नहीं है। शादी के बाद हस्बैंड हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जी हम उनके साथ जो है रिश्ता इज़्दिवाज कायम करें, और वो रिश्ता इज़्दिवाज करने के लिए, कायम करने के लिए भी आपका शोहर जो है वो तैयार इसलिए नहीं होता कि उसको ये नहीं पता कि उसने औरत कैसे हैंडल करनी है। जो पहली बात हमने अभी की कि मर्द को ये पता ही नहीं है कि उसने बीवी को कैसे हैंडल करना है, उसको माँ और बहन को डील करना होता है। औरत को बाप और भाई को हैंडल करना आता है, शोहर को डील करना नहीं आता, ठीक है। तो अब वो जो है वो नहीं कर सकती। अब आप मतलब वो रिश्ता इज़्दिवाज इस्तवार ही नहीं होता। इतनी लड़कियां मेरे पास आती हैं जिनकी शादी नहीं कॉन्ज्यूमेट होती। इस बात का मतलब ये है कि वो जो रिश्ता इज़्दिवाज है वही कायम नहीं होता, शादी को साल हर साल गुजर जाते हैं, साल हर साल। क्यों? हमें डर बहुत है, खौफ बहुत है, ब्लड शेड बहुत होगा, पेन बहुत होगी, पता नहीं क्या हो जाए ना, हम मर ना जाए, ये रवैया लेके लड़कियां जो हैं वो चल रही होती हैं। इस सूरत हाल में आप मैरिटल रेप को कहाँ पॉइंट करेंगी? क्योंकि हमारे यहाँ पे औरतों के लिए डिज़ायर का एक्सप्रेस करना, हमारे यहाँ पे औरतों का जो है वो अपनी सेक्स के बारे में पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। अगर वो शोहर की ज़रूरत को पूरा करने को भी मैरिटल रेप की तरफ लेके जाती है तो वो गलत कर रही है। हाँ, अगर उसने सीखा नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो शायद आपको इजाज़त मिल जाती है, फिर आपको इजाज़त मिल जाती है। और अगर आप तब भी नहीं सीख रही तो फिर आप गलत कर रही हैं, फिर आप गलत कर रही हैं। आपको तब इस बारे में ज़रूर सीखना चाहिए कि मैं अपने शोहर के साथ अपना ताल्लुक़ कैसे बना सकती हूँ। हमारे यहाँ पे औरतों को अगर 10 दफ़ा हम बिस्तरी के लिए पूछते हैं उनके शोहर, तो 10 दफ़ा में से 9 दफ़ा तो स्ट्रेट इनकार है, 9 दफ़ा स्ट्रेट इनकार है, और 10वीं दफ़ा भी ना क्यों है, मैंने सुबह उठ के जाना है, बस जल्दी जल्दी। इस सूरत हाल में जो है वो मैरिटल रेप, आप खुद सोचें कि हम किसको कहेंगे। यस, वो औरत जो कि अपने हस्बैंड का हक जो है वो खुशी खुशी निभा रही है और कभी उसका नहीं दिल कर रहा तो वो अपने हस्बैंड को ना कर रही है। उस ना करने के बावजूद भी अगर हस्बैंड जो है वो उस पर अपनी मर्जी को थोप रहा है तो ऑफ कोर्स इट इज मैरिटल रेप। मगर अगर आप 100 टाइम्स में से 99 टाइम्स मुझे इनकार कर रहे हैं और एक टाइम पे भी आप मुझे हाँ कर रहे हैं, तो फिर आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मैरिटल रेप में नहीं आएगा, मगर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि ये फिर आपको सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि 3 चीज़ों के बारे में फाइनली बात करना चाहती हूँ। नबीहा, शादी हम क्यों कर रहे हैं? शादी में कुछ नया नहीं होता। रोटी कपड़ा मकान ये हमें अपने माँ बाप के घर में भी मिलता है। शादी में सिर्फ एक चीज़ जो नहीं होती है ना, वो कुछ जिम्मेदारियों के साथ आपका और आपके शोहर का ताल्लुक होता है, जो कि ख़ास तौर पे हम बिस्तरी का ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, अगर आप वही ताल्लुक नहीं निभा रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं, मतलब फिर आप शादी का ताल्लुक क्या है आपका, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, हमने ये बड़ा एक कॉमन आजकल बिहेवियर बना हुआ है। जैसे हमने माँ बाप के बारे में जी जनरेशन के बारे में बात की ना, कि वो कहते हैं कि आपने कोई एहसान नहीं किया। अच्छा, अब होता क्या है,
औरतें जो हैं वो एहसान जताती हैं इस बात का कि जी हम आपका घर मैनेज करते हैं, हम आपके बच्चे पालते हैं, हम ये करते हैं, घर के लिए रोटी बनाते हैं, फलाना करते हैं, फलाना करते हैं, विच इज राइट, यू आर डूइंग इट, मगर आपने शादी की ये जिम्मेदारी नोइंगली ली। करेक्ट। यस, एंड देन अगर आप लेट्स से अगर आप इस घर में नहीं रह रही होती, आप किसी हॉस्टल में रहती, आप मुल्क से बाहर अकेली जॉब करने चली जाती, तो क्या आप कपड़े नहीं धोती, बर्तन नहीं साफ करती, अपना घर नहीं मैनेज करती? क्या आप अपने अम्मा अब्बा के घर ये चीजें नहीं करती? करते हैं। वाई इट इज कि हम इसको अपने हस्बैंड के ऊपर एहसान जता रहे हैं? ये कोई एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है आपकी, ठीक है? इसी तरह से हस्बैंड इस बात का बहुत एहसान जताते हैं कि जी हम सारा दिन आपके लिए बाहर कमाते हैं, yes. कमाते हैं, आप पे लाके खर्चा करते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई एहसान नहीं कर रहे आप, इस एहसान को खत्म कीजिए। ये जो हम एक दूसरे के ऊपर एहसान चढ़ाने पे लगे हुए हैं कि किसने ज्यादा किया है। एग्जैक्टली, मैं तुम्हारा घर देख रही हूँ, मेरा एहसान है, तुम मेरे पे पैसे लगा रहे हो, तुम्हारा कोई ट्रॉफी नहीं देगा आपको इस पे, एहसान है ही भाई, जिम्मेदारियां हैं। यू आर इनटू मैरिज, शादी में है आप, और ये वो सारा कुछ है जो अगर शादी नहीं भी होती तो आप करते। अगर आपकी शादी नहीं होती तो आप जॉब नहीं करते एज मैन, आप अपने लिए पैसा नहीं कमाते, आप अपनी जिंदगी का कंफर्ट नहीं लेके आते, आप अपने करियर को परस्यू नहीं करते, सब कुछ करते। इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी कि इस इंस्टीट्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस सोसाइटी में इस तरह से परवेल कर रहे हैं जो इसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। सो वी रियली नीड टू फोकस ऑन दैट। शादी खुशी से होनी चाहिए, मर्जी से होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। शादी की जिम्मेदारी एहसान नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये वो जिम्मेदारी है जो आपने नोइंगली ली है। कपड़े जूतों के अलावा भी जिंदगी होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और शादी में या जिंदगी के किसी भी हिस्से में या किसी भी आप रिलेशन में हो, आपको महसूस हो कि जो रिश्ता है या जो आपके लिए तकलीफ का बायस बन रहा है, तो ये जानना, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी के किस मोड़ पर कब कैसे और किससे हेल्प लेना है। और इसमें कोई कबाहत, कोई तकलीफ, कोई बुरी बात इसमें नहीं है, कोई आप पे कोई टैग नहीं लगाएगा, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।